यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को। पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं 7 मार्च 2020 का जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। साथ ही इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिसे आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, सो इस सीरीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमने क्वेश्चन नंबर 15 पर अपना सेशन एंड किया था। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ये आपका ऐसा होमवर्क भी था। भोजताल झील, दूसरा है अपना जयसम्मत झील, तीसरा है हीराकुंड लेक, फोर्थ है आपका चिल्का लेक। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और आपने आंसर भी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर भी किया हुआ था कमेंट बॉक्स में। दैट्स ग्रेट। ठीक है, चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैगून माना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन निवास है। यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनका निवास स्थान भी है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्र भूमि यहाँ पर फर्स्ट वेटलैंड यहाँ पर घोषित किया गया था। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में, विश्व नम भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ कालिंजय मंदिर की, तो ये चिल्का झील में एक द्वीप है, उसके ऊपर स्थित मंदिर है। ठीक है, इसके बारे में आप याद रखना, क्योंकि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं पेपर को टफ बनाने के लिए पूछा जाते हैं। कालिंजय मंदिर कहाँ पर है? तो आप चिल्का झील पढ़ें, दैट मीन्स आपको चिल्का झील की पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क ऐसे जिसके बीच में से नदी होकर निकलती है, या कोई महल है, जैसे कि प्रीवियस ही क्लास में हम लोगों ने नेशनल पार्कों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा डिटेल ज़रूर से इसका अपन देखेंगे, ये बहुत काम की चीज़ है। केरल में वेम्बनाड झील क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील है। जो वेम्बनाड झील अपने बैकवाटर और हाउसबोट पर्यटन के लिए यहाँ पर जानी जाती है। यह पक्षी देखने और वार्षिक नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए भी काफ़ी अत्यंत प्रचलित है। ठीक है, तो केरल की वेम्बनाड झील क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। 3 शहरों को ये पूरा कवर करती है। ओके, अगला देखिए, कुछ और फैक्ट अपन यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, भारत में 15,000 से ज़्यादा झीलें हैं, जिसमें से लगभग 100 बड़ी झीलों के अंदर आता है। सबसे बड़ी झील की बात करें, केरल में वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे बड़ी 96.5 किलोमीटर से भी ये ज़्यादा लंबी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो यहाँ पर वूलर झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, इस तरीके से। तो मीठे पानी में आपका वूलर झील आ जाएगा। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। अगर ये आपसे पूछ ले कि सबसे गहरी झील बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? मणिपुर में लोकटक झील जो है सबसे गहरी झील यहाँ पर है, पूर्वोत्तर में। ठीक है, सबसे खारी झील राजस्थान में सांभर झील भारत की सबसे खारी झील यहाँ पर है। ठीक है, अब सिंचाई से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत देख लो। ठीक है, सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर बांध सिंचाई के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण झील यहाँ पर माना जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण बांध है। चिल्का झील के बारे में अभी जस्ट आपने देखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि वेटलैंड भी है यहाँ पर, और कई सारी प्रजातियों का निवास स्थान भी है। डल झील जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित श्रीनगर का गहना इसे कहा जाता है। काफ़ी लोकटक आकर्षण पर्यटन का केंद्र है, बोट हाउस वगैरह की वजह से। ठीक है, अगला देखिए, लोकटक के बारे में थोड़ा सा डिटेल, जो कि मणिपुर में स्थित है ना। तैरती कुंदियों के लिए ये प्रसिद्ध है, जो कि वनस्पति, मिट्टी और अपघटन के विभिन्न चरणों में कार्बनिक पदार्थों का एक विषम द्रव्यमान रखती है। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से इसमें वनस्पतियाँ तैरती रहती है, जो लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छी यहाँ पर लगती है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा फेमस है। 280 वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा क्षेत्रफल है। मणिपुर के बिसेमपुर जिले में स्थित है, और ये मणिपुर का सबसे बड़ा जिला भी है।
वूलर झील की बात करें, मछलियों का एक महत्वपूर्ण आवास जो कश्मीरी घाटी की मछली उत्पादन में लगभग 60% अपना योगदान देता है, जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील को कैटेगरी में आता है। ओके, तो ये हो गई झील की पूरी कहानी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है? आपको बताइए, जब भी सोयाबीन की बात की जाए एमपी सबसे टॉप पर रहता है और ऐसे पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आता है हमारा कंट्री। ठीक है, तो यहाँ तो इतना काफ़ी है एमपी के बारे में जानना। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट, लास्ट 2023 की रिपोर्ट के बेसिस पर ही अपन आंसर करें तो मध्य प्रदेश में एमपी सबसे टॉप पर है। 52.47 लाख टन सोयाबीन का उत्पादन अकेले एमपी कर लेता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा देता है। राज्य की उपजाऊ मिट्टी और अनुकूलन जलवायु इसे सोयाबीन की खेती के लिए आदर्श बनाती है। अन्य राज्य देखें तो महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर है, 49.10 लाख हेक्टेयर, राजस्थान 11.51, कर्नाटक 4.43, है ना, अपनी बराबरी में भी नहीं आएंगे, गुजरात 2.22, तेलंगाना 1.75। भारत में सालाना 12 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। अगर वर्ल्ड वाइड लेवल, वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो भारत सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका, सेकंड पर ब्राज़ील, तीसरे पर अर्जेंटीना और फोर्थ पर चीन के बाद 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गन्ना जैव ईंधन उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है, क्योंकि गन्ने से सीधे किसका उत्पादन किया जा सकता है ना, जैव ईंधन के लिए भी बनाया जाता है, बायो ईंधन के लिए अपन कहते हैं, है ना, बायोफ्यूल के लिए। तो डायरेक्टली इससे किसका उत्पादन होता है? इथाइल एल्कोहल का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिएगा, हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आईटीएफ आपको याद आ रहा होगा। हॉपमैन कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या फुटबॉल से? तो ये कनेक्टेड है अपना टेनिस से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। हॉपमैन कप अगर अपन देखें, ठीक है, तो किससे कनेक्टेड रहेगा? टेनिस से यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा। आईटीएफ यानी कि इंटरनेशनल, या आप इसका लोगो देख सकते हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, दैट इज ITF। ऐसे बहुत सारे कप हैं, बहुत सारी ट्रॉफीज हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कुछ कॉमन है वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे आगा खां कप जो है किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। कौन सी कंट्री का ये सम्मान है या कौन सी कंट्री का ये कप है, ट्रॉफी है? इंडिया की है। अमेरिकन कप जो है याच रेसिंग से कनेक्टेड है। कौन सी कंट्री का ये अवार्ड है, कप है? USA का है। ऐसे आप सारे कप के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? लॉन टेनिस के लिए होता है, इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल एक कप इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें तो डेविस कप है। डेविस कप किसके लिए हो गया? लास्ट वाला देखना, टेनिस के लिए हो गया। कौन सा है? इंटरनेशनल है। ठीक है, ब्रिटिश ओपन अगर अपन देखें तो किसके लिए? गोल्फ के लिए। ये भी अपने आप में इंटरनेशनल है। ठीक है, इस तरीके से आपसे कई सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है, जो कॉमन कॉमन है वो अपन ने देख लिया। जैसे कि अगर अपन बात करें कोलकाता कप, ये रग्बी के लिए है। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मेन इसको माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की। पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है? हमारे सिलेबस में स्पोर्ट्स है, खेल है, तो खेल वो नहीं जो आपको एनसीईआरटी की बुक में एक बेसिक दे रखा है कि खेल के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से गेम होते हैं, बचपन में कौन से गेम खेले जाते थे। उसके अलावा भी खेल का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। तो इन एडिशन टू पिंग पोंग, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ टेबल टेनिस? पिंग पोंग बॉल से टेनिस को खेला जाता है, टेबल टेनिस को, दैट्स वाई इसका नाम पिंग पोंग है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, वो क्या है? विप वॉफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी विप वॉफ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस को विप वॉफ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सहयोगी अधिगम कॉर्पोरेटिव लर्निंग क्या होती है? 2 स्टेटमेंट है, देन 4 ऑप्शन है। सबसे पहला, अकादमिक प्रगति का समर्थन ये करती है, एकेडमिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करती है। सोशल स्किल, जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनकी सोशल स्किल को ये प्रमोट करती है। तो डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें सहयोगी अधिगम में आती है, जहाँ पर बच्चा साथी समूह के सहयोग से यहाँ पर चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समूह परिचर्चा जो होता है, ग्रुप डिस्कशन जो होता है, उसकी क्या लिमिटेशंस होती है? ये अचानक से होता है ना। उसके बाद देखना, इसमें काफ़ी समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? चर्चा के विभिन्न प्लानिंग करने के लिए हमको योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है।
काफ़ी आसान इसलिए क्योंकि इसमें तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप खुद सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। हमको क्या बताना है कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, वो ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि हाँ ये टाइम कंज्यूमिंग है, इस प्रक्रिया को करवाने में आपको समय लगता है, ठीक है। जब सब लोग डिस्कशन करेंगे फिर कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, तो ये थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एज अ टीचर योर रोल इज़ नॉट ओनली प्ले विद टीच सब्जेक्ट बट ऑल्सो। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका न केवल विषयों को सिखाने की है बल्कि काय की भी है। एज अ टीचर आप टीच तो करते ही हैं, साथ के साथ आप क्या करते हैं, लर्निंग भी कर रहे होते हैं। जो आप पढ़ाएंगे डेफिनेटली वो आपने सीख रखा होगा, तभी आप उस चीज़ को पढ़ा पाओगे। तो आप टीच भी कर रहे हैं, आप लर्न भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो 1 में लिखा हुआ लर्निंग, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से ही क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण का भूमंडलीय उष्मीकरण पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्टली प्रभाव किस चीज़ पर नहीं पड़ेगा, एयर पोल्यूशन पर। देखो ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म हो जाएगा, जिसके कारण सारी गर्मी हमारे वातावरण में ही रहेगी, ठीक है, वापस जा नहीं पाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कई गैसें वायुमंडल में घेराती रहेगी, हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली किस चीज़ को प्रभावित नहीं करेगी, वायु को, भूमि को, जल को या ध्वनि प्रदूषण को। तो इसका ध्वनि से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। वायु से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गैसें वहीं घेरा जाएगी। इसी तरीके से भूमि प्रदूषण भी यहाँ पर हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी यहाँ पर हो सकता है। अब इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से ये संबंधित है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर हुआ, राइट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर वगैरह पिघलेंगे, वो सारा पानी क्या होगा, समुद्रों में आएगा, है ना। फिर वो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, बाढ़ वगैरह आएगी, बाढ़ का खतरा होगा, ठीक है। उसकी वजह से फिर हमारा वाटर पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो सब चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से किसकी वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और कौन कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, मनुष्य की अत्यावश्यक दोहन जो होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें कौन कौन सी गैसेस हो सकती है, जलवाष्प, CO2, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी भी आकार या प्रकार के आवासों के समूह जहां पर मनुष्य निवास करते हैं क्या कहलाते हैं। किसी भी प्रकार का वो आवास हो सकता है, कच्चा, पक्का, चलते हुए, कारवा, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। ये नगरीकरण, ये ग्रामीकरण, ये जनसंख्या या ये मानव बस्ती होगी, क्या कहा जाएगा। देखो जो शहर में अगर बड़े घर है, अर्बनाइजेशन, छोटे छोटे कच्चे कवेलू वगैरह के घर हैं, रूरलाइजेशन या अपन ग्रामीकरण कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का आवास है, दैट मीन्स आंसर ह्यूमन सेटलमेंट हो जाएगा, मानव बस्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओपेक में कितने सदस्य हैं। ओपेक जो अपनी पेट्रोलियम कंट्री का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इसको एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, तो जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें 26 कंट्रीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे अगर अपन बात करें तो इसमें 13 ही रह गए, ठीक है। जो इसके सारे नियमों का पालन करेगा, उसमें कितनी कंट्रीज़ है अभी, 13, ठीक है। तो अपन एक बार इसके बारे में पूरा देख लेते हैं। ओपेक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। एक ऐसी कंट्री इसमें आएगी जो पेट्रोल को क्या करती होगी, एक्सपोर्ट करती होगी। अब इसमें भारत तो होगा नहीं क्योंकि भारत पेट्रोल का एक्सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका गठन कब हुआ था, 1960 में कार्टेल के रूप में किया गया था। उस समय इसमें 26 कंट्रीज़ हुआ करती थी, जिसमें से 13 कंट्रीज़ बाहर हो गई, मतलब 13 अब बची हुई है। यह देश शिलारस पेट्रोलियम के वर्तमान में उत्पादक 13 देश हैं, और ये देश मध्य पूर्व और अफ्रीकन देश है, जो कुछ इस प्रकार से है। 2018 में कतर ने खुद को यहाँ से बाहर कर लिया था, इस ओपेक समिट से बाहर कर लिया था, इस ऑर्गेनाइजेशन से। अब इसमें कौन कौन है, सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, अंगोला है, संयुक्त अरब अमीरात UAE, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो है, ठीक है। तो ओपेक के आप एक बार नाम रिवाइज करना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, 13 कंट्रीज़ रहेगी टोटल, अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, गुएना, गाबोन, नाइजीरिया, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया और सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब कतर को आप स्किप कर देना अगर आपने पुराने नोट्स बना रखे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन में ये पूछा गया है, स्टेटमेंट ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है। यदि बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका आकलन किया जाना है लेकिन एक सीमित समय के भीतर, मेरे को एक टाइम दिया गया है कि 45 मिनट में आपको बच्चों का पूरा आकलन करना है, असेसमेंट उनका करना है, ठीक है, कि कौन किस तरीके से पढ़ रहा है, किसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो मैं कौन सी विधि का प्रयोग करूंगी, मैं क्वेश्चनरी मेथड का करूंगी, मैं इंटरव्यू का करूंगी। 2 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन, तो ये बोल रहे हैं केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों का मत करो या दोनों का ही कर लो। क्या आंसर करोगे? जैसे कि 45 मिनट है, 45 मिनट का एक लेक्चर है, उसमें मुझे बच्चों का एनालिसिस करना है ना। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, कौन से मेथड का प्रयोग करूँगी? क्वेश्चन मेथड ज़्यादा अच्छी रहेगी या इंटरव्यू मेथड ज़्यादा अच्छी रहेगी? देखो, इसमें क्वेश्चन मेथड ज़्यादा फायदेमंद है। अब क्वेश्चन मेथड ज़्यादा या प्रश्नावली विधि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रश्नावली में मैं डायरेक्टली बच्चों से प्रश्न पूछकर उनका जवाब ले सकती हूँ। मैं ये चीज़ ग्रुप में कर सकती हूँ या सभी को पूरे क्लास में बिठाकर किसी को भी खड़ा करके प्रश्न पूछ सकती हूँ। अब इंटरव्यू में मुझे क्या होगा, 1 to 1 यहाँ पर इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लोगों का एक ग्रुप होगा जिसका इंटरव्यू होगा, तो डेफिनेटली वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक और अवधारणात्मक रूप से वृक्ष चार्ट के विपरीत कहा जा सकता है? ट्री चार्ट का अपोजिट क्या होगा? प्रोसेस चार्ट हो सकता है, स्ट्रीम चार्ट हो सकता है, टाइम चार्ट हो सकता है, या टेबुलर चार्ट हो सकता है। तो पहले अपन ट्री चार्ट समझ लेते हैं। ट्री चार्ट का मतलब क्या होता है? जस्ट लाइक कि आप किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हो, है ना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारा फैमिली ट्री है, जिसमें आपके परदादा, फिर उनके कितने बच्चे थे, मतलब आपके दादा के भाई, फिर उनके कितने बच्चे थे, फिर उनके बच्चे, है ना, उसके पूरे परिवार के बारे में आपने बता दिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक ट्री हो गया। और इसी तरीके से यदि हम लोग बात करें तो इस ट्री का अपोजिट क्या होता है? स्ट्रीम चार्ट होता है। स्ट्रीम चार्ट में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ के बारे में पूरा बता रहे होते हैं। एक और बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रीम चार्ट, राइट। अब ट्री चार्ट में आप ऐसा देख सकते हो कि आपके जो पूरे दिन के जो भी खर्चे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, ट्री चार्ट हो जाएगा। जैसे कि आज आप पूरे दिन में उठे और रात को सोने तक आपने कितना खर्चा यहाँ पर किया, आपने अपने खाने पीने के ऊपर, आपने आपके कपड़ों के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, जितने भी आपने पूरे खर्चे किए हैं दिन भर के, आपने उसका पूरा एक ट्री चार्ट बना लिया। और स्ट्रीम चार्ट में आप क्या करेंगे, एक ही चीज़ का एनालिसिस करेंगे। स्ट्रीम में जस्ट लाइक कि आज पेट्रोल के दाम कितने थे, कल कितने थे, आगे आने वाले दिनों में कितने होंगे, प्रीवियस 1 महीने से कितने चल रहे हैं। तो एक ही चीज़ का पूरा डिटेल ब्यौरा जो होता है वो स्ट्रीम होता है, ओके। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ असेसमेंट? चेकलिस्ट हो सकती है, एंट्री एग्जिट कार्ड्स हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, रोल प्ले यहाँ पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर असेसमेंट का टूल कौन सा नहीं होगा, जिसके थ्रू आप बच्चों को एसेस नहीं कर पाओगे? तो प्रयोग के थ्रू आप नहीं कर पाओगे। चेकलिस्ट से आप बच्चों को चेकलिस्ट कर सकते हो कि उसका स्कोर कैसा है, उसकी रैंकिंग क्या है। एंट्री एग्जिट कार्ड यहाँ पर एक असेसमेंट का टूल हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है, लेकिन अपन एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए 30 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा ऑप्शंस बड़े हैं, आप एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिक्षार्थियों के समग्र विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करी है? यहाँ पर कौन सी चीज़ बच्चों के होलिस्टिक या ओवरऑल डेवलपमेंट में हिंडर है, एक प्रकार का बैरियर है? सबसे पहला ऑप्शन है कि शैक्षिक सत्रों में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर ज़्यादा बल दिया गया। जो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि शैक्षिक सत्र यहाँ पर जो हुए हैं, शैक्षिक क्षेत्र हुए, उसमें हम लोग बच्चों की जो एबिलिटी है, बच्चों की जो क्षमता है, उसके मूल्यांकन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि जो सहशैक्षिक क्षेत्र है, मतलब सिर्फ पढ़ने के अलावा जो दूसरी चीज़ें होती है, फन एक्टिविटी हो गई, गेम्स हो गए, जिसमें और जितनी भी एकेडमिक के अलावा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो गई, उसमें भी हमने मूल्यांकन किया, ठीक है। तो वो अच्छी चीज़ हो गई। तीसरा देखना, संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर जोर दिया, जो बच्चों के कॉग्निटिविज्म, संज्ञान को बढ़ाती है, ये चीज़ अच्छी हो गई। अगला ऑप्शन देखना, गैर संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चों की क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक जोर देना, ठीक है, जो गैर संज्ञानात्मक है। तो इसमें से अच्छी चीज़ तो अपनी क्या हो गई, मेन की अपन बच्चों के कॉग्निशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नॉन कॉग्निटिव एक्टिविटी जिसमें आप इमोशनल वैल्यू, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सारी करवा रहे हैं।
तो ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता। कौन कौन से नहीं हो सकते, एक तो डी वाला नहीं हो सकता है, ठीक है, जो बोल रहा है कि हम लोग गैर संज्ञानात्मक एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। ये बोल रहा है तीसरा वाला देखना कॉग्निटिविज्म, तो ये भी अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है। ये वाला भी बोल रहा है कि एकेडमिक के अलावा जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है हमने उसके ऊपर फोकस करना है, तो ये भी अच्छी चीज़ हो गई। तो बाधा उत्पन्न किसकी वजह से हुई है, जैसे पुराने समय में चलता था कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है तो सिर्फ पढ़ाई होती थी, बस किताबी ज्ञान बच्चे को दे दिया जाता था, तो वो एक दिक्कत वाली चीज़ है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल अच्छे हैं, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं एक नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। सो इस पेपर के ये 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 15-15 के 2 सेट अपन ने यहाँ पर इस पेपर के कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट शिफ्ट हम लोग अपनी कल सुबह वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, ओके। और शाम को 5:30 पर आपका साइंस का सेशन रहेगा, उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपका एनसीईआरटी पूरा प्रिपेयर हो जाए, ओके। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही कंप्लीट कोर्स विद ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड टेस्ट सीरीज़ आपका ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।